वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु को याद करते हुए, स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शरद कुमार आपके धर्मीमानसा चैनल पर आप सभी विद्वज्जनों, सुधी श्रोताओं, धर्म ध्वजवाहकों, सनातन धर्मियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, अभी भारत ही क्या सारे संसार में एक ही विषय है जो ज्वलंत है। वह विषय है कि आज से 3 दिन पूर्व अर्थात 22 अप्रैल को कश्मीर के पुलवामा में जो जघन्य, निर्मम, नृशंस संहार हुआ हिंदुओं का, धर्म जानकर, पूछकर उनकी हत्या की गई, करने वाले मुसलमान आतंकी थे। यह हृदय विदारक घटना अभी एक ज्वलंत विषय बनी हुई है और थोड़ी थोड़ी देर में ही परिस्थिति में परिवर्तन हो रहा है। युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। भारत ने जो रुख लिया है और प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का कल बिहार में, मधुबनी में जनता को संबोधित करते हुए जिस प्रकार की बात की है, उससे हमारी इस धारणा को बल मिलता है कि भारत कुछ भी करने को तत्पर है। ऐसे में हमारे लिए भी यह विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस पर हम निरंतर चर्चा करते रहें, क्योंकि इससे बड़ा विषय भी कोई नहीं। उसमें आज एक अप्रत्याशित घटना घटी। सामान्यतः यह होता है कि भारत में आतंकवादी घटनाएं घटती हैं, हम पाकिस्तान पे उंगली उठाते हैं, पाकिस्तान पे आरोप लगाते हैं, पाकिस्तान उन आरोपों को निरस्त करता है, सिरे से खारिज करता है और कभी कभी पाकिस्तान ये कहता है कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे नॉन स्टेट एक्टर ऐसा करते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स अपने आप में ये शब्द ही निरर्थक लगते हैं, क्योंकि दूसरे देशों के नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसा क्यों नहीं करते, पाकिस्तान के क्यों करते? समझ से परे। तो अपनी बात को छुपाने के लिए या झेप मिटाने के लिए ऐसा वो कहते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि पाकिस्तान की ये स्वीकारोक्ति है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में वो इसको निरस्त करते हैं, सिरे से मना कर देते हैं कि हमारी कोई संलिप्तता नहीं है। लेकिन आज एक अद्भुत घटना घटी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक विदेशी पत्रकार को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि हम तो यह काम पिछले 3 दशकों से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, और इसको उन्होंने डर्टी वर्क कहा है, गंदा काम कहा है। तो अपने आप में ये स्वीकारोक्ति की गंदा काम है, अपने आप में ये भी बड़ी बड़ी बात है कि आप इसको गंदा काम मानते, और फिर ये कहना कि हम तो 30 साल से करते आए। साथ में यह भी जोड़ दिया कि अमेरिका ने भी यही काम किया था और अमेरिका ने हमसे करवाया था। तो इस विषय पर हम आज थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। पहला प्रश्न तो यह उठता है
कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ये स्वीकारोक्ति का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। क्योंकि पाकिस्तान में रक्षा मंत्री का कोई अधिकार नहीं होता। वैसे तो वहां की सरकार में किसी का भी कोई अधिकार नहीं। जब प्रधानमंत्री ही अधिकार विहीन है तो अन्य मंत्रियों की तो कोई गिनती नहीं हो। वहां जो कुछ भी है वो सेना है। तो बिना सेना से पूछे, बिना सेना से बात किए हुए या बिना सेना की सहमति से तो रक्षा मंत्री किसी विदेशी पत्रकार को ऐसी बात नहीं कर सकते। अन्यथा वहां तो 2 मिनट में उनको कान पकड़ के निकाल दिया जाएगा। सरकार को भी वहां पर 2 मिनट में बर्खास्त किया जाता है। मंत्री क्या चीज है। और जहां तक मेरी जानकारी है, पाकिस्तान के कुछ लोग जो हैं, जो सही अर्थ में अपने आप को पाकिस्तानी मानते हैं, वो हतप्रभ हैं और वो निराश हैं, दुखी हैं। और उनमें एक जो व्यक्ति हैं जिनको मैं कभी कभार सुनता हूँ, वो है कमर चीमा। तो कमर चीमा जो है एक प्रकार से सेना के ही आदमी है, सेना का ही समझिए पिट्ठू है वो व्यक्ति। और वो सेना जो लाइन लेती है उसी पर वो बोलता है। लेकिन आज वो निराश था, बहुत दुखी था। बार बार कह रहा था कि ऐसी परिस्थिति में रक्षा मंत्री को ऐसा बोलने की क्या आवश्यकता थी। और बोलकर रक्षा मंत्री फंस गए। रक्षा मंत्री नहीं फंसे, रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को फंसा दिया। अब भारत का काम कितना सरल हो गया। भारत सारी दुनिया में घूम घूम कर कितना बताता कि ये हमारे यहाँ आतंकवाद भेजते हैं, आतंकियों को भेजते हैं, आतंक का पोषण करते हैं, सांप को दूध पिलाते हैं। तो ये सब सारा काम भारत का एकदम सरल हो गया कि जब रक्षा मंत्री ने स्वयं स्वीकार कर लिया, और वह भी यह कहते हुए कि 30 सालों से हम ये डर्टी काम कर रहे हैं, अमेरिका के साथ कर रहे हैं, अमेरिका के कहने पर कर रहे हैं या अमेरिका के लिए कर रहे हैं, तो भारत का काम तो बड़ा आसान कर दिया। इसलिए ये गुत्थी और उलझ जाती है। क्या पाकिस्तान की सेना भारत की बात को आगे बढ़ाना चाहती है, भारत के विचार को बढ़ाना चाहती है? ये समझना बड़ा कठिन लगता है। तो फिर क्या है कि रक्षा मंत्री ने ऐसी बात कही। मैं जो सोचता हूं और इस पर चिंतन करके किसी परिणाम पर पहुंचना चाहता हूं, तो मुझे एक बात लगती है कि पाकिस्तान भारत के रुख से बहुत डरा हुआ है। पाकिस्तान ने यह अनुमान लगा लिया है कि उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय होने वाली है, दारुण होने वाली है। क्योंकि आज का भारत बहुत शक्तिशाली। कुछ लोग तो कहते हैं कि पूरा खुला युद्ध यदि हो जाए तो संभवतः 3 दिन ही पाकिस्तान नहीं चलेगा। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। वो दाने दाने को लेकर तरस रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का शासन अधिकांश में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। सिंध में पिछले कई दिनों से अलग अलग तरह का विरोधी वातावरण तैयार हो गया था। जिस विषय पर हो गया था उस विषय पर सरकार पीछे हटी। वो कुछ नहरें बनवाई जा रही थी, उनका विरोध कर रहे थे, और सरकार ने नहरों का काम पीछे ले लिया है, हाथ खींच लिया है। ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि कश्मीर से लेकर गुजरात के तट तक जो हमारी सीमा है पाकिस्तान से जुड़ी हुई,
उस पर यदि भारत के सैनिक खड़े हो जाते हैं युद्धोन्मत्त होकर, युद्ध के लिए तत्पर होकर, तो पाकिस्तान की जो सेना अलग अलग जगह है उनको भी खींचकर इधर लाना पड़ेगा। ऐसे में संभावना यह होगी कि बलूचिस्तान हाथ से निकल जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो क्षेत्र तो वैसे ही पहले से निकले हुए। अब तो वो पूरी तरह निकल सकते हैं दोनों, उनको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि सेना तो दूर होगी जो भारत से उलझी होगी। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, और इसी साक्षात्कार में रक्षा मंत्री ने भारत से बात करने, भारत से इस विषय पर चर्चा करने की भी इच्छा जताई है। तो यह तो एक प्रकार से घुटने टेकने जैसा हाल है ना। पहले आपकी स्वीकारोक्ति और अब आप घुटना टेकना चाह रहे हैं, क्योंकि जो सिंधु जल संधि है और उस पर जो भारत ने अपना एक कहिए कि प्रचंड रुख लिया है कि उस संधि को ही हम एक प्रकार से धता बता देते हैं, यह भी अभूतपूर्व घटना है। तो कहते हैं कि उस संधि जो 1960 में हुई थी, उसके बाद 3 युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हो चुके, लेकिन युद्ध की स्थिति में भी भारत ने कदम नहीं उठाया। लेकिन आज भारत ने कदम उठाया। यह सच है कि ऐसा नहीं है कि नल है कि आपने उसको बंद कर दिया, लेकिन चूंकि भारत ने अपनी मनस्थिति सार्वजनिक कर दी, भारत एक क्षमतावान देश है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जल की मात्रा में यदि कमी कर पाता है भारत, वहां जाने की जो जल है उसमें 10% भी, 20% भी, तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि पाकिस्तान को यदि भौगोलिक रूप से आप देखें तो ये अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें मरुभूमि का जो हिस्सा है वो बहुत है, और पंजाब में जो लहलहाती फसलें उगती हैं उनका कारण पंजाब का अर्थ है पंचनद, 5 नदियां। तो उनका पानी जो आता है, और एक छठी नदी है सिंधु। तो अब यदि भारत इनको रोकना चाहे तो रोक सकता है। पहले तो ये विषय ही नहीं था, अब भारत ने मन बना लिया है, तो भारत बांध बना सकता है, भारत उनका रुख मोड़ सकता है। जो पश्चिम की तरफ पानी जा रहा है उसको दक्षिण की तरफ लाने का प्रयास करेगा। भारत में जो पंजाब है उसकी तरफ, हरियाणा की तरफ, राजस्थान की तरफ। तो पाकिस्तान के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। और मैंने बहुत पाकिस्तानियों को सुना है, उनके चैनल को सुना है, यूट्यूब वालों को सुना है, वो कहते हैं कि एक तरफा आप संधि को नहीं छोड़ सकते, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। मैं कहता हूं भारत निकल गया, आप क्या कर लेंगे? आप क्या कर लेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे चार्टर होते जिनको लोग नहीं मानते, तो आप क्या कर लेते? आप कुछ नहीं कर सकते। आप शिकायत करने कहीं जाएंगे, वहां से कोई निर्णय आएगा, पता नहीं 10 साल 15 साल बाद, उस निर्णय को भी हम नहीं मानते, तो आप क्या कर लेंगे? पाकिस्तान ने क्या यूएन चार्टर को स्वीकार किया था कश्मीर पर? उसमें ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान अपने सैनिकों को हटाएगा, तब जाकर के वहां पर जनमत संग्रह होगा। तो जब पाकिस्तान ने ही नहीं माना तो भारत क्यों मानेगा? तो इस प्रकार आप ये सोचिए कि मैं जो समझ पाता हूं, मेरी बुद्धि जहां तक जा पाती है, वो यह है कि रक्षा मंत्री
एक राजनैतिक व्यक्ति है, उसने साक्षात्कार में ऐसा कहा है। ध्यान देने वाली बात है, सेना प्रमुख ने बात नहीं कही। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सेना ने इनके मुंह से बात कहलवाई होगी, और कल को यदि डिनाई करना होगा, उसको उस बात को मना करनी होगी, तो सेना पलट भी सकती है। रक्षा मंत्री को नौकरी से हटा सकती है और कहेगी झूठ बोल रहा था, गलत बोल रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने आतंकवाद की मदद की है, आतंकियों को पाला है, झूठ है। लेकिन सेना यह भी टेस्ट कर सकती है, जांच सकती है, देख सकती है कि यदि इससे भारत थोड़ा पिघल जाए, भारत ये समझे कि नहीं, वो तो स्वीकार ही कर रहा है अपने अपराध को, तो हम बात करते हैं, टेबल पे आ जाते हैं। ऐसा सेना वहां की सोच सकती है, क्योंकि ये सेना के लिए भी जीवन मरण का प्रश्न है। और पाकिस्तान की सेना तो संसार की सबसे कायर सेनाओं में से। पाकिस्तान की सेना ने आज तक इतिहास में किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं जीता है। भारत पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हुए, चारों पाकिस्तान हार गया। और अपने देश में भी यदि आप सोचें, देखें, तो कोई निर्णायक उसने काम नहीं किया कि पाकिस्तान एकजुट रहे। यदि ऐसा होता तो आज बलूचों में इतना साहस कहां से आता? आज खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में इतना साहस कहां से आता? न वो तालिबान से लड़के जीत पाते हैं, तालिबान को देख के पाकिस्तान के सैनिक भागते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तानी सेना की एक चाल होगी कि क्या पता इससे भारत थोड़ा सा नरम पड़ जाए, थोड़ा लचीला रुख अपनाए, या थोड़ा समय मिल जाए। क्योंकि रक्षा मंत्री ऐसा स्वीकार करे, ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और जो कि कमर चीमा कह रहे, कमर चीमा यह बात कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि रक्षा मंत्री की ब्रीफिंग कैसी हुई है, उनके कैसे टॉकिंग पॉइंट्स थे, विदेशी पत्रकार से कैसे बात की जाती है, और आज का संदर्भ क्या था ये बात करने का, आदि आदि। तो मुझे एक ही संभावना लगती है कि पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है भारत से, पाकिस्तान की सेना भी डरी हुई है भारत से, पाकिस्तान की वर्तमान सरकार भी भारत से डरी हुई। इस गंभीर परिस्थिति उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इससे बाहर कैसे आए। इसलिए वो येन केन प्रकारे ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे भारत की दृष्टि में, या भारत को ऐसा लगे कि अब तो इसकी सोच में परिवर्तन हुआ है, क्या पता पाकिस्तान बदल जाए। लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो बदल जाए, पाकिस्तान बदलने वाला देश है। पाकिस्तान कृत्रिम देश है, और पाकिस्तान का पूरी तरह नष्ट हो जाना या उसको नष्ट कर देना केवल भारत के लिए नहीं, संसार की मानवता के लिए बहुत अच्छा है। जैसे इस्लाम यदि समाप्त हो जाए धरती पर से, तो यह धरती और भी शस्य श्यामला हो जाएगी, सुख शांति स्थापित हो जाएगी। उसी तरह पाकिस्तान के मिट जाने से कम से कम इस पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा होगा। तो मैं मानता हूं कि रक्षा मंत्री ने जो भय दिखाया है वो अनुचित नहीं है। अब भारत का समय है कि भारत चाणक्य की बुद्धि से लेकर के, छत्रपति शिवाजी की बुद्धि से लेकर के,
महाराणा प्रताप की बुद्धि से लेकर के जितने भी हमारे देश में योद्धा हुए, ज्ञानी हुए, शास्त्रज्ञ हुए, उनके सबके बुद्धि विवेक को समेटते हुए बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से, लेकिन इस बार पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार हो कि पाकिस्तान ही नष्ट हो जाए, उससे कम पर या उससे कम कुछ भी हमें स्वीकार नहीं। हम पूरी सीमा पर कश्मीर से लेकर गुजरात तक पाकिस्तान को उलझा के रखें और उधर बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा स्वतंत्र होने दें। स्वतंत्र होने के लिए भारत के पास बहुत क्षमता है, शक्ति है। जब स्वतंत्रता की कगार पे वो पहुंचे, भारत घोषणा कर दे कि स्वतंत्र देश है, उसको मान्यता दे दे। खैबर पख्तूनख्वा यदि अफगानिस्तान में जाना चाहता है, उसको मिलने दें और इस मिलने को भी स्वीकार कर ले, इसको मान्यता दे दे। पाकिस्तान खंड खंड हो जाए। यदि इस बीच में सिंध में ऐसे हालात पैदा होते हैं कि सिंध अलग होना चाहता है, सिंधु देश बनना चाहता है, उसको भी बनने दिया जाए। पाकिस्तान पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। यह करना होगा भारत को। और फिर उधर पूर्व में बांग्लादेश को भी खंड खंड करना होगा। उत्तरी हिस्से को बलात् लेना पड़ेगा, जिसको हम चिकन ने कहते हैं, उसको और चौड़ा कर दें, और इधर जो बंदरगाह का साइड है उसको भी लें, उसको घेर करके मारे, एकदम से लैंडलॉक्ड कंट्री बना करके समुद्र मार्ग की उसकी जो पहुंच है उसको काट दें। तभी भारत में सुख शांति स्थापित हो पाएगी, और वो जो सुख शांति होगी वो स्थायी होगी। मैं मानता हूं कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। और हमें आपको क्या करना चाहिए? हमने उस दिन भी कहा था, हमारी आपकी भी भूमिका बहुत है। मुसलमानों का पूर्ण आर्थिक बहिष्कार। देखिए, मुसलमान जब तक कुरान आश्रित है, मुसलमान हैं। मुसलमान भी दो तरह के होते हैं। एक मुसलमान नाम का होता है, जो कुरान आदि को शब्दशः नहीं मानता। ठीक है, मुसलमान घर में हम पैदा हो गए, लेकिन अपनी बुद्धि और अपने विवेक से काम करता है। वह मुसलमान भारतीय हो सकता है, वह मुसलमान अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि वो जिहाद को नहीं मानता, कुरान को भी नहीं मानता, अपना जीवन जी रहा है। लेकिन एक जो मुसलमान का दूसरा प्रकार है, जो कुरान को शब्दशः मानता है, शुक्रवार को मुल्ला मौलवी का खुतबा सुनता है, और जिसमें जिहाद का अर्थ क्या है समझाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि तुमको काफिरों को मारना है और यही काम सबसे बड़ा है तुम्हारे लिए, इससे पुण्य मिलता है। ऐसे मुसलमान को धरती पर नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मेरा मानना है कि इस्लाम को खत्म करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। तो हम आप क्या कर सकते हैं? हम आप आर्थिक बहिष्कार करें, न कुछ सेवा लें उनसे, न कुछ उनसे खरीदें। भारत में हिंदू 80% है, मुसलमान केवल 15%। इसका तात्पर्य है कि मुसलमान पूरी तरह हिंदुओं पर आर्थिक रूप से निर्भर है। यदि हम उनकी सेवा लेना बंद कर दें, यदि हम उससे कुछ खरीदना बंद कर दें, वो भूखों मर जाएंगे। उस समय विकल्प रखिए सामने, यदि समृद्ध होना है तो आप हिंदू बन जाए। और चूंकि एक्स मुस्लिम का इतना भयंकर आंदोलन चल रहा है, केवल भारत में नहीं, सारे विश्व में, वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। वो आंदोलन, जो नई पीढ़ी है वो फटाफट इस्लाम छोड़कर बाहर चली जाएगी। आने वाले समय में
इस्लाम एक अतीत की वस्तु बन जाएगा। इसलिए हम ऐसा न सोचें कि सब काम शासन करेगा। शासन की बहुत सीमा होती है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट, कई बार मैं भी बोलता हूं, अन्य लोग भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमें बड़ी निराशा होती है। हम कहते हैं वो शरिया कोर्ट है। लेकिन आप देखिए कि सोशल मीडिया ने, हिंदू जागरण ने, हिंदुओं के उत्थान ने सुप्रीम कोर्ट पर क्या दबाव डाला है। संभवतः पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में इस पहलगाम नरसंहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने श्रद्धांजलि उनको दी, 2 मिनट का मौन रखा है और लिखित वक्तव्य जारी किया है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये तो केवल मुसलमानों के बारे में सोचते थे। वही कश्मीर के बहुत सारे मुकदमे इनके पास गए थे, इन्होंने कहा था समय बहुत बीत गया। जिन बदमाश मुसलमानों को, हत्यारों को दंड मिलना चाहिए, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। उसका यही एक परिणाम है कि वहां आतंकवाद जल्दी से मिट नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने शासन की सहायता नहीं की। 370 अनुच्छेद हटने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने महीनों उस पर बहस की। क्यों की? क्या सुप्रीम कोर्ट को लगता है जो संसद काम कर रही है वो गलत काम कर रही है? लेकिन महीनों अपना समय नष्ट किया और हिंदुओं की दुखती रग पर उंगली रखता गया, घाव पर नमक छिड़कता गया। कितना कष्ट मुझे हुआ या मेरे जैसे लाखों लोगों को हुआ होगा। क्यों व्यर्थ में ऐसा काम किया हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए? लेकिन आज वो दबाव है उसके ऊपर। इसलिए दबाव हमारा और आपका है। जो हम ट्विटर पर और अन्य जो माध्यम हैं उन पर बोलते हैं, लिखते हैं, उसका दबाव है। ये हमारे आपके प्रयास का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट आज झुक रहा है। अलग अलग विषय है सुप्रीम कोर्ट के। कॉलेजियम नहीं होना चाहिए, अच्छे मेरिट वाले जज बनने चाहिए, वो सब सही है। लेकिन यदि हिंदू जग जाता है तो आज का जज भी नतमस्तक होगा हमारे सामने। वही करेगा जो जनमानस चाहेगा। इसलिए हम अपने दायित्व बोध को दूर न करें। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा है ये वार्ता आपको रुचिकर लगी होगी। यदि आपने पहले ही सुन ली तो, और आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने अधिक लोग सब्सक्राइब करेंगे ये धर्म का मार्ग प्रशस्त होगा, धर्मियों पर प्रहार प्रचंड होगा। तो इसको आप वार्ता को लाइक भी करें, संभव हो शेयर भी करें और टिप्पणी अवश्य। तो आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।